नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। आप देख रहे हैं सत्ता से जनता तक। और हम जो है अभी आए हुए हैं अमनौर प्रखंड के अंतर्गत रायपुरा पंचायत में, और यहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी हैं श्री संजीत कुमार सिंह, उनके प्रतिनिधि से श्री रंजीत कुमार सिंह से। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। रायपुरा पंचायत के समस्त मतदाताओं को रंजीत सिंह का नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह हुआ और मेरा जो छोटे भाई हैं संजीत कुमार सिंह, वो इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले वो जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं। ये बताइए कि आपके भाई जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, जनता उनको क्यों चुने? क्योंकि उनमें जो है थोड़ी सी अनुभव की कमी है, चूँकि वो कभी भी ऐसे किसी पद पे अभी तक रहे नहीं है, तो इसलिए उनमें अनुभव की कमी है। और चुनावी मैदान में ऑलरेडी दो दिग्गज जो हैं, एक पूर्व मुखिया हैं और एक वर्तमान में मुखिया हैं, ये दोनों भी हैं। तो इन दोनों के रहते हुए आपको जनता अपना नेता क्यों चुने? देखिए, अनुभव, आप किस अनुभव का बात कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा इसमें क्लियर करते तो ज़्यादा बेटर रहता। एक लूटने वाला अनुभव होता है, जो ये लोग लूटते हैं और इन लोगों को पता है कि कैसे पैसा को लूट लिया जाता है कागज़ पे काम करा करके, क्योंकि ये लोग अनुभवी लोग हैं, 10-10 साल रह चुके हैं। और नया कोई भी आएगा, जैसे संजीत सिंह ही अगर मुखिया बनते हैं तो इनको लूटने में समझना पड़ेगा। रहा विकास की बात, तो ये क्षेत्र में लगे हुए हैं और लगभग 600 लोगों का वृद्धा पेंशन बाद के दौरान सबसे पहले निकलने वाला संजीत सिंह ही वो व्यक्ति है जो पंचायत के हर एक व्यक्ति से चिवड़ा मिठाई या जो भी आप कहिए, हाँ, सहायता के रूप में, सहायता क्या, एक दूसरे से मिलने, आपदा में मिलना बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे को हिम्मत देना, ये बहुत बड़ी बात है। वो तो एक मिलने का जरिया है। तो वो हम देखें कि संजीत सिंह उतना पानी के अंदर घुस करके उस कोरोना के काल में जितना अच्छा काम किए, हमको बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारा विकास का काम किए हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि कोई वैसा तो है नहीं। ये बताइए कि यदि जनता आपको चुनती है अपना नेता, तो आप अपने पंचायत में वो कौन से 5 मुख्य कार्य हैं जो आप निश्चित रूप से करेंगे पंचायत के विकास के लिए? देखिए, पंचायत में जो मुखिया होता है ना, वो मुख्य होता है, वो डिसीजन पर्सन होता है। मुखिया ऑलरेडी ग्राम सभा के माध्यम से डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए एक तो होता है कि जो भी यहाँ के लोग स्थानीय स्तर पे अलग अलग उन लोगों का वर्क होता है, वो स्थानीय स्तर पे वार्ड सभा के माध्यम से तय किया जाएगा कि कौन सा काम हमको करना है। अगर व्यक्तिगत हमसे पूछिएगा आप, तो हम आपको बताएंगे कि जैसे जो भी घर है, जो जहाँ सड़क की कमी है, सड़क से नहीं जुड़ा है, उस मोहल्ले को नल जल, जो सड़क गली नली योजना है, उस योजना से उस गांव को, उस बसावट को, उस मोहल्ले को, उस घर को जोड़ा जाएगा। और जो भी नाले जहाँ निर्माण हुए हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, उन नाला को साफ़ सफाई का भी मैंने व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बीमारियाँ गंदगी के कारण ही फैलता है, जैसे मलेरिया, डेंगू हो गया। तो बहुत सारे हम लोगों का काम है। अगर 5 काम हमसे पूछिएगा तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों पर हम आपको 5 काम बता सकते हैं। जैसे कि देखिए, सभी के लिए पेंशन योजना है, जो कि वृद्धा पेंशन, जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, सभी लोगों को जिसका इनकम लो है, उनको वृद्धा पेंशन हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। एक भी पंचायत में वैसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा, जो उसके लिए कैपेबल है। हम हर एक गांव को डिजिटल करने का काम करेंगे, वाईफाई लगाएंगे हर गांव में, और आपको स्ट्रीट लाइट से जगमग करेगा गांव हमारा। हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे और वाईफाई लगाएंगे, डिजिटल पंचायत बनाएंगे, एकदम डिजिटली रहेगा। वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी रहेगा। और देखिए, इत्तेफाक का बात है कि मतलब इतना फंड गवर्नमेंट देती है, फिर भी उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है, फंड लौट जाता है। अभी हम लोगों का पंचायत भवन का स्थिति देखिए, पंचायत भवन उसको सरकार जितना पैसा देती है, अभी लौट जा रहा है। पंचायत भवन, वहाँ ई पंचायत भवन है, बहुत सारा क्षेत्र में बना हुआ है, उसका बिल्डिंग आप देखे होंगे। वैसा यहाँ न ग्राम कचहरी का बिल्डिंग है, न आपका पंचायत का बिल्डिंग है, पंचायत भवन का। तो ये सब हम लोग काम करेंगे। 100% राशि को खर्च करने का हम लोग बीड़ा उठाए हैं कि जो भी अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उसका 100% सही लाभार्थी तक उस काम को हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। किसानों के लिए हर खेत में जो सरकार का योजना है बिजली पहुंचाने का और मोटर से सिंचाई का, तो हर खेत तक बिजली और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मवेशियों को माल जाल बांधने के लिए घर पर शेड का निर्माण करवाएंगे हम लोग।
और आपको किसान का जो देखिए आज फसल का दाम जो है गेहूं का 1500-1600 रुपये बेचने पर भी वस है, जबकि गवर्नमेंट का रेट 2000-2100 है। और आप लोग सच ये बात सत्य है कि किसान 1400-1500 रुपये गेहूं बेचे थे। तो वो भी हमारा ध्यान है कि उस काम को भी हम लोग करेंगे, उचित मूल्य किसानों को दिलवाने का काम करेंगे। यही सब हमारा मुख्य एजेंडा है और हम लोग मुख्य एजेंडा को लेकर के चुनाव में आ रहे हैं, न कि बयानबाजी करके और कुछ ऐसा कोई द्वेष का लड़ाई नहीं है कि हमको इससे द्वेष है इसलिए कोई हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे उनसे द्वेष है। हम लोगों को जनता ने कहा है कि आप लोग इस चुनाव में इस पद के लिए आइए, उस पद को हम लोग चिन्हित किए। जनता हम लोगों को बोली कि आप लोग इस पद पे आइए और एक पद से आइए, हम लोग ज़रूर आपको आशीर्वाद देंगे। जनता के कहने पर संजीत सिंह ने मुखिया का चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया और देखिए ये लोग हैं, इनको इतना डर है कि दो नॉमिनेशन, जो भी प्रत्याशी हैं 2 नामांकन किए, लेकिन हम लोग हैं कि एक नामांकन किए और जनता और भगवान पर विश्वास रखा कि अगर हम लोगों का जनता सोचती होगी कि अगर कोई हम हार जाएंगे तो ठीक है, हमारा नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, हम नहीं चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन जनता और भगवान दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। हम लोग 500 से अधिक वोटों से इस चुनाव में विजय हासिल करने वाला हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये बताइए कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो जनता की पहुंच आप तक कितनी आसान रहेगी? बहुत आसान है। आज हम लोगों के सामने साथ जनता जुड़ी हुई है, लोग रोज़ जनता से भेंट होता है, लोग में एक उत्साह है नया चेहरा को लेकर के कि एक नया प्रतिनिधि हम लोग चुने। जनता यह कह रही है कि नया चेहरा हम चुने। और देखिए आप हवा कहिए या जो भी कहिए, अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें सभी फ्रेश चेहरे आ रहे हैं, कोई पूर्व और वर्तमान का कोई खोज नहीं है, इसमें एकदम फ्रेश मुखिया बन रहा है लोग। और हम लोगों के पंचायत में भी निश्चित रूप से नया चेहरा का ही बोलबाला है। और रहा अगर आप गुनागणित का बात कीजिएगा, पिछला चुनाव का ले लीजिए तो देखिए पिछला चुनाव भी ये पूर्व और वर्तमान से कहीं इतर उसका रिजल्ट था। हाँ, वो लक हम कहेंगे कि लक नहीं साथ दिया था तीसरे प्रत्याशी के। आज वो बेचारे नहीं रहे, प्रेमचंद पासवान जी, उनको हम सत नमन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन वो सेकंड नंबर पे बहुत कम अंतर से उन्होंने सेकंड नंबर लाया था। तो कहाँ ये पूर्व और वर्तमान की बात है? हाँ ठीक है, उनको विजय श्री का अथी मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, वो ठीक है, माइनर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। लेकिन हमको नहीं लगा कि जनता जो चाह रही थी वैसा, माने हमको उसमें वो भी बदलाव ही चाह रही थी उस टाइम भी। ठीक है, आपने एक जिक्र किया और मैं चाहूँगा कि जैसे जो जिन प्रत्याशी का आपने जिक्र किया कि वो अब हमारे बीच नहीं है, हम अपने चैनल और अपने टीम के माध्यम से जो है उनके लिए संवेदना प्रकट करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी वापस लौटते हैं हम साक्षात्कार पे। और मेरा प्रश्न ये है कि चुनावी मैदान में और जो प्रत्याशी हैं उनके अपेक्षा आप खुद को कितना योग्य मानते हैं? हम बहुत योग्य मानते हैं, इसलिए योग्य मानते हैं कि हम काम पे विश्वास रखते हैं। और प्रत्याशी जो भी हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं घर पे, और चुनाव आता है तो जाकर के नामांकन का फॉर्म भर देते हैं। उससे हम अच्छे समझते हैं, क्योंकि हम 5 साल लोगों के बीच रहे हैं। वो आपका बैंक खाता खुलवाने का हो या कुत्ता बिलाई या सियार काट लिया हो, उसका भी सुई अगर हॉस्पिटल में नहीं मिलता है तो हम लोग दिलवाने का काम करते हैं, या स्वास्थ्य कैंप लगवाते हैं। खुद हम कौशल विकास केंद्र के माध्यम से 500 युवा युवतियों को उसका प्रशिक्षण दिलवाएं और वो आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं अपने पैरों पर। बहुत सारे लोग उसमें अपना रोजगार भी खोले हुए हैं, और हम अकाउंट भी खुलवाते हैं फ्री में लोगों का। हम लोग अच्छा काम करते हैं, वृद्धा पेंशन भी करवाए हैं। बहुत सारा जो भी समस्या लेकर के हमारे पास आता है उसको हम लोग निःशुल्क सेवा देते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग पहले से ही इस काम में लगे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये नया बात है। मेरा अगला प्रश्न है कि आप अपने क्षेत्र में विकास के लिए युवाओं का भागीदारी कितना मानते हैं, कितना अनिवार्य है? युवाओं की भागीदारी किसी भी क्षेत्र में बहुत ही अनिवार्य है। युवा आगे जब तक नहीं आएंगे तब तक किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए युवा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है,
और युवाओं के लिए भी हम लोगों ने सोच रखा है कि अगर हम लोग मुखिया बनते हैं, अगर जनता हम लोगों को आशीर्वाद देती है, तो हम लोग युवाओं के लिए डिजिटल आपका लाइब्रेरी बनवाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी, एक काउंसलिंग सेंटर खुलवा देंगे पंचायत स्तर पे। बहुत सारे लड़के होते हैं कि जो मैट्रिक इंटर पास करके उनको समझ नहीं होता है कि आखिर हम किस क्षेत्र में जाएं, कहाँ जाएं, आगे हम क्या करें, इसलिए वो रास्ता भटक जाते हैं। उनको हम लोग प्रॉपर रूप से एक काउंसलिंग सेंटर स्थापित करके और उनको एक वहाँ बंदा बैठाएंगे और हाँ, वो मार्गदर्शन करेंगे कि आपको किस क्षेत्र में रुचि है और किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। तो ऐसा हमारी सोच है काउंसलिंग सेंटर खोलने के लिए, एक ओपन जिम खोलने का, एक खेल का मैदान, स्टेडियम, जो अभी ब्लॉक स्तर पे एक ही बनता है, लेकिन उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि और बने हम लोगों के पंचायत में, और मॉडल पंचायत के रूप में हम रायपुरा पंचायत को विकसित देखना चाहते हैं। ठीक है, ये रही बात युवाओं की। और ये बताइए कि आप शिक्षा को कितना अहम मानते हैं किसी क्षेत्र के विकास के लिए? शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब तक अच्छा क्वालिटीपूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक उस समाज या उस व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता है। तो इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आज देखिए, स्कूल है चाहे आंगनबाड़ी केंद्र है, उसकी व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है। उसको उस पर भी थोड़ा सा हम लोग उसका कैसे डेवलप हो, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि शिक्षा का स्तर कैसे आमूलचूल परिवर्तन हो। जो भी हम लोगों के दायरा में होगा वही हम लोग काम कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक बहुत सुधरे। मेरा अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य जो होता है हर क्षेत्र के हर नागरिकों का वैसे तो मूलभूत अधिकार है कि वो स्वस्थ रहे और उसको स्वस्थ रहने के लिए उचित व्यवस्था मिले। तो ऐसे में रायपुरा पंचायत में अभी जो है अस्पताल नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर इसलिए है क्योंकि एक अस्पताल है भी लेकिन वो कार्य नहीं करता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ सोचे हैं कुछ करने के लिए? देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोगों के यहाँ रायपुरा पंचायत में एक पोखरा, जो श्रीधर बाबा का पोखरा है, वहाँ ऑलरेडी हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन वहाँ एएनएम या कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? पंचायत स्तर पे मुखिया है, उसको ब्लॉक स्तर तक या बीडीसी जो भी होते हैं उनको वो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का जो बैठक होता है उसमें उस मुद्दे को उठाना चाहिए ब्लॉक स्तर पे कि आखिर यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है, एएनएम क्यों नहीं है, आखिर यहाँ लाखों के लागत से जो सरकार का पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो किस काम का है। धीरे धीरे उसका दरवाज़ा सड़ गया, खिड़की सड़ गया, उसमें मवेशी बांधा जाता है, आखिर उसका तो कुछ कोई लाभ नहीं है। तो ये जनप्रतिनिधियों का काम है और ख़ासकर मुखिया का ये दायित्व बनता है कि उसमें कैसे डॉक्टर बैठेंगे और कैसे एएनएम वहाँ आएगी और कैसे लोगों का इलाज होगा, ये मुखिया को सुनिश्चित करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो वहाँ डॉक्टर ज़रूर बैठेंगे, एएनएम की ड्यूटी लगेगी और हम लोग इस काम को 30 दिन के अंदर में करके दिखाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से आज हम बोल रहे हैं, अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो आप 30वें दिन आकर के हमसे पूछिएगा कि वहाँ डॉक्टर नहीं बैठा है और आप बोले थे कि डॉक्टर बैठेगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ये घोषणा कर रहे हैं कि संजीत सिंह यदि मुखिया का चुनाव जीतते हैं तो शपथ ग्रहण के 30 दिन के भीतर हमारे पंचायत का जो हॉस्पिटल है वो चालू हो जाएगा सुचारू रूप से? जी जी, चालू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लड़ाकू लोग हैं। 2011 से अन्ना आंदोलन से ही हम लोग धरना प्रदर्शन करते आए हैं और दबे कुचले की आवाज़ को बुलंद करने में कोई हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और हम लोगों को आज तक जनता ने मौका नहीं दिया काम करने का। अगर एक बार मौका देती है जनता तो हम लोग काम करके दिखाएंगे और फिर हम लोगों को पीछे नहीं देखना पड़ेगा और जनता हम लोगों को सर आंखों पर रखेगी। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, ऐसा दर्शकों से भी हमें अक्सर सुनने को मिलता है क्योंकि हम जब क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप बीडीसी का चुनाव लड़े वो हार गए, जिला परिषद का चुनाव लड़े वो हार गए, कि फिर आप मुखिया में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, एक बार 2 चुनाव लड़े, एक साथ 2 चुनाव लड़े, इसलिए कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हो गया और विरोधी समझाने में कामयाब हुए कि ठीक है, हमको इसमें दे दीजिए, उनको उसमें दे दीजिए। इसलिए थोड़ा सा वो हमारा गलत डिसीजन था कि एक साथ 2 चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो हमारा गलत डिसीजन था। इस कारण हम लोग वो चुनाव लूज कर गए। और रही बात की मुखिया का, तो उस टाइम भी मुखिया का चुनाव लड़ने का हम लोग मन बना चुके थे, लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, आपके ही गांव में एक ऑलरेडी मुखिया के प्रत्याशी हैं, उनको इस बार मौका दिया जाए। तो गांव के सभी लोगों ने साथ में हम भी उनको मौका देने का काम किए। हम नहीं मुखिया का नॉमिनेशन किए, हम भले 2 चुनाव लड़ गए और हार गए, लेकिन उनको एक मौका देने का जो जनता ने कहा था, गांव के लोग कहा,
उस गांव के लोगों का हम बात रखा और हम 2 चुनाव लड़े, लेकिन मुखिया का चुनाव नहीं लड़े। लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट तो हुआ कि 3 नंबर पर चले गए और फिर अभी ताल ठोक रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जनता इसका हिसाब करेगी। चलिए ठीक है, आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और चूंकि अब हम लोग साक्षात्कार के अंत में आ चुके हैं, तो हमारे माध्यम से आप अपने क्षेत्रवासियों को कुछ संबोधित करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम रेपुरा पंचायत के जनता को हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग इस चुनाव में अपने एजेंडा के साथ आए हैं, न कि किसी के कहने और बहकावे में आए हैं। और हम लोगों का जो सिंबल है वो चिमनी छाप है, जो 8 नंबर सबसे नीचे है। उस पर आप लोग अपना आशीर्वाद दें और देखें कि आपका यह लड़का, बेटा, भाई, साथी किस तरह से पंचायत का विकास करता है। इसलिए हम रेपुरा पंचायत के जनता को नमस्कार करते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखें संजीत सिंह पर और चुनाव उनको जितवाएं। नमस्कार। चलिए धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे रायपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि श्री रंजीत कुमार सिंह, और इनसे हमने वार्ता की, जाना कि इनकी क्या योजनाएं हैं, क्या क्या मुद्दा है इनका चुनाव के लिए। तो इन ऐसे और भी वीडियोज़ आपको हमारे माध्यम से मिलते रहेंगे। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मैं वेद प्रकाश, हमारे साथ सहयोगी हैं सुशील कुमार पांडे और अफजल अंसारी। धन्यवाद।